क्वेश्चन आंसर का एक सेशन शुरू किया हुआ है। उस ड्रग जो यूज़ करते हैं पेशेंट, उसके हवाले से कुछ सवालात भी आए हुए हैं। उनको जो नुमाइंदा सवाल है, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, उनकी सूरत में हम आपके सामने रख रहे हैं उनके आंसर, ताकि जो ज़्यादातर मरीज़ हैं उनको फ़ायदा हो जाए। जो हम चाह रहे हैं कि एजुकेट किया जाए, लार्जर पैमाने पे कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ किया जाए। ये जो मेनस एक सोसाइटी में फैलता जा रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन इसका इजी टारगेट बनती जा रही है उसके हवाले से। तो इसमें एक कमेंट और सवाल की सूरत में ये भी पूछा गया था कि जी हमारी जो पिछली वीडियोस थी उनके उसके रिलेशन में, कि उसमें हमने बताया था कि जी जो आम तौर पे ड्रग्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, कॉमनली यूज़ की जाती हैं, उनका वाश आउट पीरियड आलमोस्ट 10 डेज़, 7 डेज़, 12 डेज़। वाश आउट पीरियड हम उसे कहते हैं कि जब कोई भी ड्रग आपके सिस्टम से, बॉडी से निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। उसके डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं, लिवर के थ्रू भी हो सकती है, किडनी के थ्रू भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी हो सकती है। तो ये जो वाश आउट पीरियड है मोस्टली ड्रग्स का हमने बताया था कि 7 to 10 डेज़ होता है, जितनी भी कॉमनली यूज़ ड्रग्स होती हैं, ड्रग ऑफ एब्यूज़ जिसे हम कहते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर नुक्ता ये उठाया गया था कि जी जब वाश आउट पीरियड 7 डेज़ है, 10 डेज़ है, लेट्स से 2 वीक एक्सटेंड भी हम कर लें, तो फिर इसके पीछे क्या साइंस होती है, क्या इसकी कोई एविडेंस है कि ये जो रिहैब सेंटर में हम मरीज़ों को ट्रीटमेंट देते हैं तो वो आमतौर पे 3 मंथ का एक पैकेज होते हैं, 6 मंथली पैकेज होते हैं, ईयरली पैकेजेस भी होते हैं। तो वो पूछना ये चाह रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है कि जब बॉडी में एक दवाई ही नहीं है, जब वो मेडिसन और वो ड्रग अंदर सिस्टम के अंदर नहीं है, केमिकली वो एलिमिनेट हो चुकी है, तो उसकी क्या वजह है कि जी हम सेंटर वाले क्यों इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं कि जी आप एटलीस्ट 3 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ के लिए रखें। तो उसकी सादा सी बात है। उसकी बात, बुनियादी बात ये है कि वो सारा जो है ना कमर्शली ओरिएंटेड चीज़ होती है। चूँकि उसमें पैकेज की सूरत में वो डिफरेंट चीज़ें दे रहे होते हैं, तो वो उस हिसाब से उन्होंने अपना मार्जिन भी मीट करना होता है प्रॉफिट का। तो वो एक कमर्शियल चीज़ को हम अलग कर लेते हैं। अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि जी एक्चुअली इसके पीछे कोई रैशनल तो फिर भी होगा, आल्दो कि वो कमर्शियल इंटरेस्ट उनके होते हैं, लेकिन फिर भी कोई इसमें रैशनल तो होगा। तो रैशनल हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बुनियादी तौर पे जब कोई ड्रग का पेशेंट आता है, इसमें इलाज की 2 फेजेज़ होती हैं, 2 फेजेज़ होती हैं। पहली बुनियादी फेज़ होती है जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि उस ड्रग को, उस केमिकल को आपने अपने सिस्टम से वॉश आउट कराने का एक वक्त, जो एक मुकर्रर वक्त है, हमें पता होता है कि इस ड्रग का इतना वक्त होगा, वो हम देखते हैं। और उसमें जब बॉडी से वॉश हो रही होती है तो उस दौरान जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं उसको थ्रू सिम्टोमेटिक केयर जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है और पेशेंट इज़ डिटॉक्सीफाइड। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स अब सिस्टम से जो ड्रग्स थी वो वॉश आउट हो गई हैं। अब इसके बाद एक रिहैब की फेज़ शुरू होती है जिसमें असल प्रॉब्लम आता है रिलैप्स का। जब पेशेंट घर चले जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, तो रिलैप्स के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आल्दो कि जो एक्यूट फेज़ होती है डिटॉक्सिफिकेशन की वो 7 डेज़ या 10 डेज़ की, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि विड्रॉल, ड्यू टू विड्रॉल सिम्टम पेशेंट जो है ना वो रिलैप्स कर जाएगा, अगेन ड्रग लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये फुली डिटॉक्सिफाइड हो जाते हैं, सिम्टम सबसाइड भी हो जाती हैं, उसके बाद भी चांस होता है कि जो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है उसको जाते जाते वक्त लगता है। तो बुनियादी तौर पे जो सेंटर डिमांड करते हैं कि जितने वक्त के लिए रखें, वो 2 काम कर रहे होते हैं। एक तो ये इस पैरामीटर को भी देख रहे होते हैं कि जी अब रिहैब की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि मोस्टली साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट मोड होता है। लेकिन इससे भी बढ़ के वो फैमिली की एक नीड को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। वो नीड क्या है? वो नीड ये है कि फैमिली चाहती है जब ये कोई भी ड्रग यूज़ करता है कोई इंडिविजुअल किसी फैमिली में, वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन होती है फैमिली की। फैमिली को एक टाइम बाय करना होता है, फैमिली को एक रिलीफ चाहिए होता है। तो मोस्टली ये जो फैमिली की नीड है कि जी फॉर फ्यू मंथ जो पेशेंट है वो अवे हो घर से, एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो, और वो जस्टिफाइड होते हैं अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने में। वो बहुत ही कैटिक लाइफ बन चुकी होती है, पूरे घर को जो है ना वो डिसरप्शन आ चुकी होती है हर हवाले से। तो इस नीड को भी वो रिहैब सेंटर जो है ना वो पूरा कर रहे होते हैं कि जी अब आप इधर आ जाएं तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो
بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ یہ کہ جب آپ ریہیب کے بعد لیٹس سے کہ 3 منتھ کے بعد فیملی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں پیشنٹ، تو ریلیپس کے چانس پھر بھی رہتے ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہوگی والدین سے، فیملی سے، جو ڈفرینٹ ریہیب سینٹر کے آرگنائزر ہیں، کہ جی اس ساری سچویشن کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. صرف ایک 3 منتھ کا پیکج دے کے جب آپ پیشنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے طور پہ چلا جاتا ہے، تو اس میں ریلیپس کے بہت چانس بڑھ جاتے ہیں. اور فیملیز کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو ایک سمجھ آتی ہے چیز کہ وہ ہاسپٹل سیٹنگ میں ہو پیشنٹ، وہاں پہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہو تاکہ مانیٹرنگ ہو، کلوزلی سمپٹومیٹک کیئر ہو. لیکن اس کے بعد بہت زیادہ پرولانگ کرنا ریہیب کے نام پہ شاید وہ اتنا زیادہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے گھر میں زیادہ بہتر پیشنٹ کی کیئر ہو، اور وہ ان کی جو کمرشل امپلیکیشن ہے وہ بھی شاید فیملی کے لیے بہتر ہو ایز کمپیئر ٹو کہ ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا مریض کو ڈمپ کر دیا جائے ایک ریہیب سینٹر میں. تو امید ہے یہ جو کویسچن پوچھا گیا تھا کمنٹ کی صورت میں اس کا آنسر مل گیا ہوگا. ہم توقع کرتے ہیں کہ مزید بھی آپ اس طرح کے سوالات پوچھیں تاکہ جو ایک ایجوکیشن پرپس ہے ہمارا کہ جی ایجوکیٹ کیا جائے کمیونٹی کو، وہ فلفل ہوتا رہے. تھینک یو.